ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 3। राइट, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम। राइट, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड इससे एसोसिएटेड कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। तो 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क भी थे, तो वो होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस कर ले रहे हैं। आई थिंक 2 क्वेश्चंस होमवर्क थे, दोनों डिस्कस कर ले रहे हैं। एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी क्या है एंड कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, एंड कंजर्वेटिव फोर्स से ही पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड क्यों रहता है। राइट, तो ये सब आगे डिस्कस करते हैं। राइट, तो पहले होमवर्क क्वेश्चन होपफुली सबने सॉल्व किया था। 2 क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन हो गया एंड एक ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है। राइट, तो देखिएगा ज़रा होमवर्क क्या है। Block released at top of a smooth incline comes to rest at point C after traveling 10 meter on horizontal ground. Find coefficient of friction mu। ठीक है, तो ये बताया था लास्ट क्लास में भाई। यहाँ पे ये assumption ये है कि भाई ये जो इंक्लाइन प्लेन है ऐसे ये स्मूथ है, तो मतलब कोई कोलिजन वोलिजन नहीं हो रहा है। तो आपका ब्लॉक ऐसे जा रहा है, वहीं करके फिर इधर से जा रहा है। ठीक, अब भाई क्योंकि ग्राउंड रफ है तो ये क्या कर रहा है, आगे जाके 10 मीटर आगे ट्रैवल करके रुक जा रहा है। अगेन इस क्वेश्चन को आप काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। पहले यहाँ स्पीड निकाला, फिर डिसेलरेशन निकाला, फिर भाई 10 मीटर में जाके रुक जा रहा है, उसको यूज़ करके हम म्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वर्क पावर एनर्जी में इतना लंबा नहीं होगा, 1 या 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? बहुत सिंपल है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। तो भाई आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या? 0। तो भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 - 0 हो तो 0 ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना, आपका क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, जो कि इस पर्टिकुलर केस में क्या है भाई? इस पर्टिकुलर केस में 0 है। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही करना है हमें। अच्छा, अब जब ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ रहा है, ए से बी तक जब ब्लॉक आ रहा है, तो बताइए भाई कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं? स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ओनली ग्रेविटी वर्क कर रहा है। तो ग्रेविटी का वर्क आप क्या ले सकते हैं? mg sin थीटा इंटू एल ले सकते हैं, या सीधा सीधा mgh लिख सकते हैं। तो हो गया भाई, ए से बी तक का जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा, जो कि 2 मीटर दिया हुआ है mgh। अच्छा, फिर यहाँ से अब फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करने लगेगा। तो ये बताइए इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रीजन में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? किसी भी इंस्टेंट पे अगर ये जो ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो ज़रा बताइए यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा? mg है नॉर्मल, म्यू mg, सॉरी नॉर्मल mg के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन डेफिनेटली, क्योंकि स्लाइड कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, म्यू इंटू mg हो जाएगा। करेक्ट। एंड कितना लेंथ ट्रैवल कर रहा है? 10 मीटर लेंथ ट्रैवल कर रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन किससे बराबर? माइनस एफ इंटू माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो भाई फ्रिक्शन म्यू mg है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 10 मीटर है। सब कुछ सब्स्टिट्यूट कीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन। फटाफट कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़ना है। हो गया सॉल्व सबका? तो भाई क्या हो जा रहा है? इक्वेशन क्या है फिर? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो आपका वर्क है दैट इज mgh माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा, ए से बी तक का ये वर्क है, एंड भाई बी से सी तक जाने का जो वर्क है दैट विल बी माइनस म्यू mg इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो s 10 मीटर के बराबर। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एंड वर्क डन 0 है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल दोनों काइनेटिक एनर्जीज क्या है? 0। तो इक्वेशन क्या हो गया? mg इंटू 2 माइनस म्यू इंटू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आगे गया है? 10
इज इक्वल टू 0। तो भाई ये एम जी कॉमन है, कट जाएगा। म्यू इंटू 10 2 के बराबर, म्यू इज इक्वल टू 2/10 यानी कि 1/5, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/5, दैट्स इट। सिंपल वर्क पावर एनर्जी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वर्क डन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसे कई क्वेश्चंस बताया था ऑलरेडी लास्ट क्लास में, जेई मेंस में ऐसे कई क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, राइट। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका सेकंड होमवर्क था आई थिंक। फिर से बहुत सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन हल्का सा कुछ डिफरेंस भी है, तो ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है। ब्लॉक इज रिलीज एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एंड कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट सी। एक्सक्यूज मी। तो भाई 8 मीटर नीचे आ रहा है, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है, जिसका देखो भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इंक्लाइन प्लेन इज नॉट स्मूथ, ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 म्यू है, एंड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। एंड यहाँ से बॉडी स्टार्ट होके ऐसे ट्रैवल करके यहाँ आके भाई ये रुक रहा है, दैट मीन्स इट इज़ कमिंग टू रेस्ट। फिर से बात वही है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, स्पीड 0 है तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली रुक जा रहा है तो भाई ये भी 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो भाई वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, नेट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ही होता है। तो ये चीज़ किससे बराबर, 0 के बराबर। यही करना है आपको फिर से, बट थोड़ा केयरफुल रहिए। इस इंक्लाइन प्लेन पे जब ब्लॉक आ रहा है, तो भाई इंक्लाइन प्लेन पे जब आ रहा है तो क्या वो खाली ग्रेविटी वर्क करेगा या फ्रिक्शन भी वर्क करेगा? डेफिनेटली फ्रिक्शन भी वर्क करेगा, क्योंकि रफ इंक्लाइन प्लेन है, करेक्ट। बनाइए फिर फटाफट, आसान क्वेश्चन है। आ गया था सबका आंसर होपफुली, राइट। तो बात ये है, फिर से टोटल वर्क डन आपका 0 है। तो ज़रा देखिए भाई वर्क कहाँ कहाँ हो रहा है। इस पाथ में कौन कौन वर्क कर रहा है, इस पाथ में A से B तक का, राइट। तो वर्क डन A to B लिख देता हूँ। कौन वर्क कर रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रहा है, ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगा, ग्रेविटी mgh वर्क करेगा, माइनस। अच्छा, जब इस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा है। फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू नॉर्मल। देखिए लेकिन म्यू का वैल्यू क्या है, 2 म्यू है, राइट। तो भाई फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू के बजाय 2 म्यू लेना पड़ेगा। 2 म्यू इंटू क्या, नॉर्मल। नॉर्मल किससे बराबर, इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर, राइट। तो 2 म्यू mg cos थीटा आपका फ्रिक्शन लग रहा होगा ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसका लेंथ L मानता हूँ, तो भाई कितना वर्क करेगा फ्रिक्शन, 2 म्यू है एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन भाई वो वैल्यू 2 म्यू है। 2 म्यू इंटू नॉर्मल mg cos थीटा इंटू ये जो लेंथ है डिस्प्लेसमेंट L, इंक्लाइन प्लेन का लेंथ, राइट। तो ये वर्क डन A to B है, ठीक है। तो सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम B to C बताइए। वर्क डन फ्रॉम B to C, जब ब्लॉक यहाँ मूव कर रहा होगा तो खाली ये वाला फ्रिक्शन F डैश लग रहा होगा। अच्छा देखिए, इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो आपका ये F डैश किससे बराबर, म्यू नॉर्मल रिएक्शन mg होगा, हॉरिजॉन्टल पे जब जा रहा है, म्यू इंटू mg। तो भाई जब B to C ब्लॉक मूव कर रहा है, ओनली फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, माइनस म्यू mg इंटू ये जो भी डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं S मानता हूँ, राइट। तो टोटल वर्क डन यहाँ से यहाँ तक 0 करना है, फटाफट लगाइए। तो क्वेश्चन में म्यू निकालना है, m तो वैसे भी कट जाएगा, इक्वल टू 0 करना है ना। L का वैल्यू ज़रा बताइए क्या है, S तो 8 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, ये लेंथ L किससे बराबर होगा। देखिए डायग्राम में साइन थीटा किससे बराबर, साइन 53 इज 8/L। तो यहाँ से आपका L आ जाएगा कितना, 10 मीटर आएगा। साइन 53 का वैल्यू 4/5, तो 4 2s 5 2s ऊपर जाएगा तो 10, राइट। तो L का वैल्यू 10 मीटर के बराबर। ऑलराइट, अब सारे वैल्यूज आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन
दैट इज़ वर्क डन ए टू बी मूव करने के लिए प्लस वर्क डन बी टू सी मूव करने के लिए, ये डेल्टा के ई के बराबर, बी पे काइनेटिक एनर्जी 0, सी पे भी काइनेटिक एनर्जी 0, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम जी एच का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, एच का वैल्यू 8 मीटर माइनस इंक्लाइन प्लेन पे जो है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 म्यू है, 2 म्यू एम जी कॉस 53 इंटू लेंथ निकाला था हम लोगों ने, लेंथ कितना है, ये जो लेंथ ऑफ द इंक्लाइन है ये कितना है, ये 10 माइनस ये BC वाला पार्ट में कितना है भाई लेंथ, B to C जो लेंथ है वो 8 मीटर है, फ्रिक्शन म्यू एम जी है इंटू डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर इक्वल टू 0। यहाँ से म्यू का वैल्यू निकालना है, तो भाई ये एक mg, ये mg और mg तो कट ही किया, फिर इस 8 को इधर रखते हैं, इस वाले टर्म को उधर करते हैं, तो 2 म्यू इंटू 10 इंटू कॉस 53 3/5, ये उधर कर लेते हैं, तो प्लस म्यू इंटू 8, ठीक। तो 5 2 3 2 6 6 6 12 प्लस 8 20 म्यू इज इक्वल टू 8, म्यू का वैल्यू है 8/20, 4 से कटेगा, 4 2s 4 5, तो म्यू का वैल्यू है 2/5। ये जेई का क्वेश्चन था, PYQ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, राइट। नोट करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सिंपल है भाई, बस टोटल वर्क डन अलोंग पाथ A to B प्लस B to C आपको क्या करना है, आपको 0 करना है। क्यों 0 करना है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, तो नेट वर्क डन ऑब्वियसली 0, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, राइट। तो जहाँ जहाँ ऐसे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आगे चल के और भी क्वेश्चंस करेंगे जहाँ कोई स्प्रिंग विंग लगा होगा, तो पहले स्प्रिंग से जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहलाया जाता है। तो ये समझ लेते हैं कि पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है। हेडिंग बना लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन वही है जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज हेल्ड is the energy held by a body या held by a system, ज़्यादा appropriate है, right, because of its position या because of its, मान के चलते हैं because of its relative position to other objects of the system, ठीक है। with respect to other body कोई पोजीशन में रहने के कारण एक एनर्जी एसोसिएटेड होगा, ये क्यों होता है ये सब देख रहे हैं, ऐसा एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, ठीक। अब आगे समझते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है। पोटेंशियल एनर्जी कब डेवलप होता है, जब आप कोई कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं ना, व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड इस पर्टिकुलर एनर्जी को आप वापस रीगेन कर सकते हैं, यानी कि जो वर्क आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करते हैं वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है, एंड वो एनर्जी आप वापस, ऑब्वियसली स्टोर हो रहा है तो आप वापस उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या रीगेन कर सकते हैं किसी और फॉर्म में, जैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि भाई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, स्प्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है, इधर एक ब्लॉक है, तो भाई अगर मैं इस ब्लॉक को, मतलब स्प्रिंग को एसेंशियली खींच के अगर एक्सटेंड करता हूँ तो मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ अगेंस्ट दैट स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो जब मैं उस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूंगा ना, तो वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है, राइट। तो खींचेगा तो एनर्जी स्टोर हुआ, यहाँ पे रिलीज़ किया तो ये वापस अपने पोजीशन में जब जाएगा तो क्या गेन कर सकता है, वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है। तो भाई वो एनर्जी कहाँ से आया, क्योंकि आपने एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, तो भाई वो एनर्जी उस सिस्टम में स्टोर्ड है, उस स्प्रिंग में स्टोर्ड है। रिलीज़ करूँगा तो भाई वापस जब अपना नेचुरल लेंथ पे आएगा तो वो उस पर्टिकुलर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको दिखा सकता है, राइट। तो सिमिलरली सिंपल सी बात, जैसे ये बॉडी है, राइट, एक पर्टिकुलर लेवल पे है, इस पे मैं वर्क करता हूँ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव होता है, अभी आगे देख रहे हैं। तो भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं धीरे वर्क करके इसको मैं धीरे धीरे ऊपर उठाता हूँ, ठीक है। तो अब जो है क्या है भाई, क्या बढ़ गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो यहाँ पे रिलीज़ कर दूंगा तो क्या है भाई, वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है
वो वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। करेक्ट। तो इतनी सी बात है कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इसको और अच्छे से अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसको समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और सिस्टम ड्यू टू इट्स रिलेटिव पोजिशन with respect to other objects या other particles या other bodies is potential energy। and potential energy कब develop होता है, अब जब आप कोई कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरैक्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो हम करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होता है, एंड वो क्या हो सकता है, वो वापस आप उसको रीगेन भी कर सकते हैं। राइट, इट कैन बी रीगेन्ड बैक। राइट, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए फिर, वर्क एनर्जी थ्योरम 2। राइट, तो वर्क एनर्जी थ्योरम 2, इसको आप पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम करके भी लिख सकते हैं। ये वही स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को प्रॉपरली फिर से मैथमेटिकल भी देखते हैं। बात इतनी सी है कि अगर आप एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो भाई वो जो वर्क है वो कैसे स्टोर हो जाएगा, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। राइट, इसी को एक स्टेटमेंट की तरह लिखेंगे। लिखने से पहले ये बताइए, जैसे मेरे आगे एक डेस्क है, एक यहाँ पे पोडियम छोटा सा डेस्क है, ज़मीन पे है, ग्राउंड रफ है तो है ही है। तो भाई इस पोडियम को अगर मैं खींचता हूँ, वहाँ से खींच के यहाँ तक ले आता हूँ, तो मैं वर्क कर रहा हूँ। किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ। तो भाई इसको मैं खींच के यहाँ ले आऊँगा तो सिस्टम में कोई एनर्जी स्टोर्ड है क्या? क्या ये वापस वहाँ जाके कोई काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है क्या? जितना मैंने वर्क किया उतना एनर्जी क्या वापस रीगेन कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं। अगर नीचे से फ्रिक्शन लग रहा है, अगर मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करता हूँ तो क्या होगा, वो एनर्जी भाई डिसिपेट हो जाएगा, वो स्टोर नहीं होगा सिस्टम में। तो फ्रिक्शन टाइप का जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा? ऑब्वियसली वो नॉन कंजर्वेटिव है। राइट, तो ये कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव, क्या डिफरेंसेस है ये सब देखते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी कब डेवलप होता है, जब एक एक्सटर्नल एजेंट कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है तो वो एनर्जी स्टोर हो जाता है सिस्टम में, उसी को आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। राइट, तो भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज is defined as work done by an external agent in slowly changing the configuration of system या changing the configuration of bodies। राइट, तो जो रिलेटिव पोजीशन है, जैसे कि अर्थ है और ये बॉडी है, कुछ रिलेटिव पोजीशन है, तो जब मैं अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट, यहाँ पे ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है, अगेंस्ट ग्रेविटी मैं वर्क करके इनका पोजीशन को मैं चेंज करता हूँ, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो किससे बराबर, it is the work done by external agent in slowly changing the position of the body या slowly displacing the body। करेक्ट, नोट कर लीजिए। एंड याद रखिए ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, अभी के लिए ये पॉइंट 2 भी लिख लीजिए, इसको अभी अच्छे से समझते हैं 2 मिनट में, अभी के लिए नोट कर लीजिए। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। वो दोनों बॉडीज़ का जो इंट्रैक्शन है या दोनों का रिलेटिव पोजीशन है, उस पोजीशन को चेंज करते वक्त जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करके आप लिख सकते हैं, या नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को भी आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की तरह लिख सकते हैं। दोनों वर्ड्स, दोनों लाइंस को, दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझते हैं, अभी के लिए बस नोट कीजिए। यानी कि मैथमेटिकली ये कह रहे हैं हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किससे बराबर होगा, इट इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जितना वो है, जैसे हम इस ब्लॉक को अगर मैं उठाना चाहता हूँ, एंड देखिए स्लोली करके लिखा है, तो धीरे धीरे बहुत धीमे धीमे से उठाना चाहता हूँ, तो मैं भी कितना लगाऊंगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स mg है उसी के बराबर एग्जैक्टली या उससे बहुत मतलब ऑलमोस्ट उतने ही फोर्स लगा के धीरे धीरे मैं इसको डिस्प्लेस करूँगा। तो मैं पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ,
जितना मैं पॉजिटिव वर्क करूँगा उतना उस सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो जाएगा। या जब मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो भाई वो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, राइट। तो डेल्टा यू को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस और दोनों एक ही है, और इट इज माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, और इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट्स है, इन दोनों को एक एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझते हैं, एंड दिस इज व्हाट योर वर्क एनर्जी थ्योरम 2 इज। हो सकता है ऐसा नाम ना हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है उसमें क्या रिलेशन है, ये बात हो रही है यहाँ पे, राइट। ऑलराइट, नोट किया। अब इसका एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, वंडरफुल एग्जाम्पल। देखिए हम क्या कह रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किससे बराबर, माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करके भी कह सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है। जैसे देखिए, अगर मान के चलिए एक ब्लॉक है, इसको हाइट h ऊपर उठाते हैं, ठीक, तो ये अपना रेफरेंस लेवल है। अभी समझा रहा हूँ रेफरेंस लेवल क्या है। यहाँ पे मान के चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 है इस पोजीशन पे, इसको मैं ऊपर उठाता हूँ। तो देखिए जब मैं ऊपर उठाऊँगा, धीरे धीरे ऊपर उठाऊँगा, वर्क डन, जो वर्क हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट, वो एग्जैक्टली जितना कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, यहाँ पे वो mg है, ग्रेविटी क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है अभी देख रहे हैं। तो भाई इसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना है, तो एग्जैक्टली मैं mg लगा के बहुत धीमे धीमे से इसको उठा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जब इसको, इस ब्लॉक को मैं हाइट h ऊपर उठाता हूँ ना, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, हाइट h ऊपर की तरफ है, तो ये आपका एक्सटर्नल एजेंट है, mg तो आपका एक्सटर्नल फोर्स है ना, राइट। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आपका यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखिए जब इसको हम ऊपर उठाएंगे ना, तो देखिए एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क करेगा, एंड भाई ये क्या करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नेगेटिव वर्क करेगा, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है। तो देखिए दोनों का मैं वर्क लिखता हूँ। तो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क किया है, प्लस mgh, है ना। एंड ग्रेविटी कितना वर्क किया है, जब ब्लॉक को ऊपर उठाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ग्रेविटी को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटी कितना वर्क किया है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट h ऊपर हुआ है, तो नेगेटिव वर्क करेगा ये, माइनस mgh, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट प्लस mgh अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, एंड ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स कितना, माइनस mgh। अब देखिए, अब अपना डेफिनेशन देखिए, आप डेल्टा यू को सीधा चाहे तो लिखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली मूविंग इट, तभी mg लगेगा। तो भाई किससे बराबर, mgh के बराबर। तो जब ब्लॉक इस लेवल से हाइट h ऊपर जाता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ या कितना चेंज हुआ, mgh के बराबर। या और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ माइनस mgh, वो भी प्लस mgh हो जाएगा, बात एक ही है, राइट। या तो इसको यूज़ कीजिए या इसको यूज़ कीजिए, एक ही बात है। लेकिन बात यहाँ पे केयरफुल ये रहना पड़ेगा ऐसे कंसिडर करते वक्त, खास करके ये लाइन जब कंसिडर कर रहा हूँ, तो भाई आपका एक्सटर्नल एजेंट किससे बराबर होना चाहिए, फोर्स कितना लगना चाहिए, एग्जैक्टली जितना कंजर्वेटिव फोर्स है उतना ही लगना चाहिए। यानी कि खाली इस फोर्स के अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है, इस ब्लॉक का इतना स्पीड से हम नहीं जा रहे हैं, धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करके ले सकते हैं डेल्टा यू, या डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों ही केस में भाई mgh आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब ब्लॉक इस पोजीशन से ब्लॉक को इस पोजीशन तक हम उठाएंगे, तो हम कितना वर्क कर रहे हैं, प्लस mgh कर रहे हैं, वही पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो रहा है। या ऐसे भी सोच सकते हैं, तो जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो आपका कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है, माइनस mgh, माइनस ऑफ माइनस mgh प्लस mgh,
दैट इज व्हाट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज। नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक रफ आइडिया होगा हमें कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, लेकिन अब प्रॉपरली समझते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। लेकिन उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, राइट। तो भाई नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइंड है? आपका डेफिनेशन में ही कह रहे हैं कि जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो सिस्टम में स्टोर होता है। तो जहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस है वहाँ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अच्छे से समझेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, वर्क पर एनर्जी में खूब यूज़ करेंगे mgh करके, लेकिन प्रॉपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, वो तो करेंगे ही, राइट। यहाँ पे भी देखेंगे, डोंट वरी। एंड फिर आपके पास है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ा होगा स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ना, सुना होगा एटलीस्ट। तो भाई स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो स्टोर हो जाता है, तो स्प्रिंग फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ऐसे और जो पोटेंशियल एनर्जीज है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हम देखेंगे 12th क्लास में, राइट। 12th का जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे। तो जब दो चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरेक्शन भी कंजर्वेटिव एंड सेंट्रल फोर्स होता है, तो उससे भी एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो हम निकालेंगे 12th, राइट। ऑल राइट, तो एक तो भाई हो गया कब डिफाइन है। फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात कब करेंगे? जब कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव इंटरैक्शंस है तभी पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, करेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव इंटरैक्शंस और फोर्सेस, ये हो गया पहला बिट। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल एनर्जी आपका किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तो नहीं होगा। स्प्रिंग एनर्जी, अगर स्प्रिंग नेचुरल स्टेट में है, उसमें कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है, तो उसमें एनर्जी कितना है भाई? जीरो है। जब हम एक्सटेंड या कंप्रेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी पढ़ेंगे अच्छे से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, लेकिन अभी से आइडिया दे रहा हूँ। जैसे मान के चलते हैं ये रेफरेंस लेवल हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? इस लेवल पे जीरो है। इससे हाइट h ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लेंगे? प्लस mgh लेंगे। एंड इस लेवल से अगर हाइट h नीचे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh लेंगे। इस लेवल पे जीरो, हाइट h ऊपर प्लस mgh, हाइट h नीचे माइनस mgh हम लेंगे। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फिर नोट कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पोजीशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम नहीं, रेफरेंस लेवल करके लिखिए। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पोजीशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल, ठीक है। रेफरेंस लेवल, फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये रेफरेंस लेवल आपने मान लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहाँ से हाइट h ऊपर, ये अगर जीरो है तो यहाँ से हाइट h ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस mgh हो जाएगा। अगर इस लेवल को आप जीरो मानते हैं तो खाली ये mgh डैश हो जाएगा इस लेवल पे एनर्जी, राइट। तो भाई यहाँ पे आप जीरो मानेंगे तो प्लस mgh1, इस लेवल पे जीरो मानेंगे तो प्लस mgh2 ही होगा। तो ऑब्वियसली आप वो रेफरेंस लेवल या जीरो लेवल कहाँ चूज करते हैं, उस पर डेफिनेटली आपका डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, करेक्ट। और आगे कई एग्जांपल्स में आप देखेंगे, इस पॉइंट को समझेंगे हम लोग, नोट करिए, लेकिन समझ में आ गया होगा कि आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डेफिनेटली रेफरेंस लेवल क्या है, कहाँ पे आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है, उस पर डेफिनेटली वो डिपेंड करता है, करेक्ट हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड नहीं करता है रेफरेंस लेवल आप कहाँ कंसिडर कर रहे हैं। जैसे देखिए, इसको आपने रेफरेंस लेवल मान लिया, इस बॉडी को, इसको रेफरेंस लेवल माना है, इस बॉडी को यहाँ से h ऊपर उठाते हैं, ठीक है, यहाँ से h ऊपर उठाते हैं, ठीक। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ये mgh1 होगा, ये mgh2 होगा। mgh2 माइनस h1 क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh ही होगा। अच्छा, इसको रेफरेंस मान लेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये mgh है, तो चेंज देखिए mgh ही है,
है ना, mghe होगा। देखिए जैसे फिर से समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस लेवल पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे ये मान लेते हैं ग्राउंड है, ग्राउंड पे है बॉडी, तो भाई मान के चलिए ग्राउंड ये रेफरेंस लेवल है, बॉडी पार्टिकल एक यहाँ पे है, इसको आपने यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठाया है, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं कि ये जो हाइट है ये h1 है इनिशियल हाइट, एंड ये जो फाइनल हाइट है ये h2 है, ठीक है। तो भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh2, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पे h1 हाइट पे है तो माइनस mgh1। तो भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हुआ mgh2 माइनस mgh1। तो ये किससे बराबर mgh2 माइनस h1, इस लेंथ को h मान लेते हैं तो h2 माइनस h1 क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, करेक्ट। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, रेफरेंस मतलब ग्राउंड लेवल है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और फाइनल पोटेंशियल यहाँ पे था, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो चेंज देखिए mgh माइनस ज़ीरो, तो भाई वो तो mgh ही आएगा। तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh ही है दोनों केस में, यानी कि इस पे इसको आप रेफरेंस लेवल ले रहे हैं या इस लेवल को आप रेफरेंस ले रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं करेगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड सारे ही क्वेश्चंस में आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ही बारे में बात करेंगे, आप वो सब आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस पोजीशन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, उनके बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, नॉट वेयर यू आर कंसिडरिंग द रेफरेंस लेवल, ठीक है। तो नोट कर लीजिए फटाफट, ये पोटेंशियल एनर्जी के कुछ बेसिक सिंपल पॉइंट्स है, राइट। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताया था, हम लोग बात करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स को आइडेंटिफाई करने का या कंजर्वेटिव फोर्स का जो बेसिक डेफिनेशन है ये है कि भाई अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय इट इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन does not depend on path taken, ठीक है, does not depend on path taken, it only depends on initial and final positions, ठीक है। नोट कीजिए, ये है definition of conservative force। कब कहेंगे कि आपका फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, when work done by it does not depend on the path taken। जैसे कि भाई ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो जब ब्लॉक को आप यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे ना तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, यहाँ से जब मूव करेंगे ग्रेविटी माइनस mgh मूव करेगा। हमने ये ऑलरेडी देख चुका है, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगा, ये नहीं डिपेंड करेगा किस पाथ में आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में आए, खाली इस पे डिपेंड करेगा कि वर्टिकली कितना नीचे आ रहा है। ऐसे ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करता है, पार्टिकल नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करता है। इस केस में देखिए आप एक बार डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, दूसरी बार इस पार्टिकल को आप यहाँ से यहाँ मूव किए, फिर यहाँ से यहाँ मूव किए, यहाँ से यहाँ मूव किए, एंड तीसरी बार ऐसे कोई पाथ में हम जा रहे हैं। तीनों केसेस में, इन ऑल थ्री केसेस वर्क डन बाय ग्रेविटी, तीनों केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी किससे बराबर होगा, माइनस mgh के बराबर होगा। बल्कि अगर ऐसे आप कोई कर्व्ड पाथ में यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तब भी आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस mgh ही हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है क्लास में, मैथमेटिकली प्रूव भी देखा है, राइट, देखा है ना, नोट करिए। तो इन तीनों केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है भाई, माइनस mgh ही है। यानी कि भाई समझ में आ रहा है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंड हेंस इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। वर्क डन बाय ग्रेविटी तीनों केसेस में माइनस mgh। नोट करिए फटाफट, एंड सिंपल सा ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए फटाफट। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है वो फोर्सेस का जो वर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, खाली इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है,
इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, राइट, पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता है, राइट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। नोट करिए फटाफट। ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक सिंपल सा टेबल बना लीजिए। देखिए टेबल क्या है, वर्क डिपेंड्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, यहाँ पे वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान के चलिए एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक, तो आप भाई एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक घसीट रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, फ्रिक्शन म्यू एम जी मान लेते हैं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, माइनस म्यू एम जी इंटू ये वाला पाथ का लेंथ होगा। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, आप यहाँ से यहाँ तक खींच रहे हैं। अच्छा, इस ब्लॉक को अगर मैं ऐसे मूव करूँगा तो तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा भाई, म्यू एम जी इंटू ये वाला लेंथ लेना पड़ेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। करेक्ट, देखा है ऑलरेडी ऐसा एग्जांपल हम लोगों ने। अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मैं पेन चलाता हूँ तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, उस पाथ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी अगर ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे अगर मैं यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू एम जी इंटू एल हो जाएगा। अगर वही ब्लॉक को मैं ऐसे मूव करके इधर मूव करके फिर इधर मूव करूँगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी इंटू एल वन माइनस म्यू एम जी इंटू एल टू माइनस म्यू एम जी इंटू एल थ्री हो जाएगा। ऑब्वियसली वर्क अलग अलग पाथ पे अलग अलग आएगा, तो फ्रिक्शन क्या है भाई आपका, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है डेफिनेटली, ठीक है। तो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, राउंड ट्रिप में वर्क जीरो होता है, राउंड ट्रिप में जीरो होने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, नोट कर लीजिए फटाफट। वर्क डन राउंड पाथ में जीरो होता है। राउंड पाथ में जीरो होने का फिर से क्या मतलब है, जैसे कि अगेन एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैं यहाँ मूव करता हूँ, फिर यहाँ मूव करता हूँ, फिर यहाँ मूव करता हूँ, फिर यहाँ मूव करता हूँ, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी देखिए क्या होगा, ये हाइट एच मान लेते हैं, तो भाई ये यहाँ पे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो है, ऊपर जाऊँगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच होगा। यहाँ हॉरिजॉन्टली जा रहा हूँ, फिर से वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो, यहाँ वापस जब आऊँगा तो फिर से वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस एम जी एच हो जाएगा। जब नीचे आएगा तो टोटल वर्क डन क्या हुआ, जीरो हुआ। तो क्लोज्ड पाथ में या राउंड पाथ में वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा जीरो होगा। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। फिर से यही बात, अगर मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करके इस पोडियम को यहाँ से यहाँ खींचता हूँ, फिर यहाँ से वहाँ तक खींचता हूँ, फिर वहाँ से यहाँ तक खींचता हूँ, तो भाई फ्रिक्शन क्या करेगा, जब मैं यहाँ से यहाँ तक खींचूंगा तब भी नेगेटिव करेगा, यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ तब भी नेगेटिव करेगा, वहाँ से वापस ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा हूँ तब भी फिर से फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा। तो भाई राउंड पाथ में फ्रिक्शन क्या करेगा भाई, नेगेटिव वर्क कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, एंड राउंड पाथ में वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस एग्जाम्पल में जीरो नहीं हो रहा है, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसे होता है, ठीक है। ये भी हो गया। आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं। सेंट्रल फोर्सेस मतलब जैसे दो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के लाइन जॉइनिंग देम जो होता है ना, उसके अलोंग आपका ये फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस सेंट्रल इन नेचर, एटलीस्ट जो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, हाँ, जैसे आगे चल के 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सब देखेंगे, ये सारे सेंट्रल फोर्सेस है। या इसी 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे, दो पार्टिकल्स के बीच में, जो दो पार्टिकल मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, एंड अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम लगता है, तो वो है भाई आपके सेंट्रल फोर्सेस। तो एंड भाई आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है, ये एक एग्जाम्पल की तरह है, ये रिटार्डिंग इन नेचर रहते हैं जनरली, एंड भाई आपके वेलोसिटी डिपेंडेंट, हर बार वेलोसिटी डिपेंड नहीं है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है मैंने कि आपका एक ऐसा कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस रहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस, जो कि आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं ना। आगे चल के हम फ्लूइड्स में देखेंगे स्टोक्स लॉ में एक अगर स्पीयर, एक विस्कस मतलब मान के चलिए
ना। फ्लूइड का जो फ्रिक्शनल टाइप का जो फोर्स लगता है उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। तो एक स्पीयर अगर एक विस्कस लिक्विड में मूव कर रहा है तो उस पर जो नॉन कंजर्वेटिव विस्कस फोर्स लगेगा, याद रखिए विस्कस फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो नॉन कंजर्वेटिव विस्कस फोर्स जो लगता है ना, तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। आगे चल के देखेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रहता है। वैसे हमने ये स्टोक्स लॉ का जो फोर्स है इसके बारे में हमने बात किया था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड ऑल दैट यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर में, अगर आपको याद है। एनीवे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल इन नेचर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना लिख लीजिए। जनरली वो रिटार्डिंग इन नेचर रहते हैं, करेक्ट। ओके, तो भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वो कैसे स्टोर हो जाता है, वर्क की तरह स्टोर हो जाता है। एंड वो वर्क पूरा कंप्लीटली रिकवरेबल है, राइट। वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस कंप्लीटली रिकवरेबल, यहाँ पे मे नॉट बी कंप्लीटली रिकवरेबल, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है। एंड फाइनल पॉइंट, आपका एनर्जी कंजर्व होता है, यहाँ पे आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। तो अभी हमने देखा है ऑलरेडी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो भाई पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो सकता है, काइनेटिक से पोटेंशियल में चेंज हो सकता है, लेकिन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी रहेगा ना आपका, वो कंजर्व रहेगा। वही लिखा है देखिए, व्हेन ओनली अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स विद इन अ सिस्टम the kinetic energy and potential energy can change, however their sum the mechanical energy of system does not change। यानी कि टोटल एनर्जी जो है, क्योंकि एनर्जी हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ही कंसिडर करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड करके लिखिए बस। वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मे बी डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी। यहाँ पे आपका एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो सकता है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो सकता है। हीट को हम नहीं कंसिडर करते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि हम ओनली मैकेनिकल एनर्जी को कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये हो गया भाई कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव का डिफरेंस, खास करके आपके स्कूल के एग्जाम के लिए भाई आपको ये टेबल याद रखना होगा। सिंपल है, डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, क्लोज पाथ में वर्क जीरो, क्लोज पाथ में वर्क नॉन जीरो, सेंट्रल फोर्सेस है ये जनरली, एंड ये जनरली रिटार्डिंग फोर्सेस होते हैं। एंड आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होता है, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। यहाँ पे आपका वर्क जो करते हैं आप अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज स्टोर्ड एंड इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल। वर्क जो है मे नॉट बी कंप्लीटली रिकवरेबल, करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं इन नेचर, दोज आर ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलरेडी बात किया है ग्रेविटेशन के बारे में, और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों हमें कंसिडर करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम 12th में देखेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी तो है 11th में चैप्टर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब के बारे में बात करेंगे वहाँ पे। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ये भी 12 देखेंगे। वैसे मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट। उन पोल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, राइट, नोट कर लीजिए। तो अभी के लिए हम चैप्टर में मेनली क्या देखेंगे, हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। इस चैप्टर में भी आपने जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे या जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑलराइट, तो भाई बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ऑलरेडी लिख चुके हैं फिर से एक बार, अब क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात हो गई है, अब बात करते हैं भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक मैंने रेफरेंस लेवल मान लिया जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैं अज्यूम करता हूँ कि जीरो है ना। तो रेफरेंस लेवल वो लेवल है वेयर आई एम अज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो। तो भाई यहाँ से हाइट h ऊपर उठाते हैं बॉडी को, ठीक है। तो हाइट h ऊपर उठाएंगे तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, माइनस mgh। तो भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि फाइनल माइनस इनिशियल होगा, इनिशियल जीरो ले लिया है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किससे बराबर, माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कितना आएगा, प्लस mgh आएगा, कब, बॉडी
ऊपर जा रहा है या नीचे, मूविंग अप। बॉडी जब मूविंग अप है, ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। अच्छा, वही चीज अगर इस लेवल से अगर पार्टिकल हाई टच नीचे आता है, ठीक है, अब बताइए भाई क्या है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई mg नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट h नीचे की तरफ, तो भाई ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर दे रहा है, प्लस mgh। तो जो ये ग्रेविटी, ये जो प्लस mgh वर्क करेगा ना, ये किस में स्टोर हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी में वैसे स्टोर होगा, यानी कि भाई आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आप बताओ भाई, यहाँ पे फाइनल स्टेट है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल किससे बराबर, माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे केस में, माइनस mgh आ जाएगा। तो आप चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh कब लेंगे, व्हेन बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉडी मूविंग डाउनवर्ड्स। बॉडी जब डाउनवर्ड्स मूव करता है तो क्या है भाई, आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नेगेटिव हो गया, माइनस mgh हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस में जाने से पहले एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे अगर आपको याद है, वर्क डन बाय स्प्रिंग हमने निकाला था, ये पार्ट रिकैप करके आइए। वर्क डन बाय अ स्प्रिंग निकाला था कहाँ पे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस वाले सेक्शन में निकाला था, ठीक है। तो उस पर आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो वाला पार्ट रिकैप करके आना है, ठीक, ऑलराइट। लेकिन बिफोर दैट देखिए भाई, अगर खाली एनर्जी कंजर्वेशन क्यों होता है, ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। लेकिन भाई मैथमेटिकली देख लेते हैं। आपको बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस किससे बराबर, डेल्टा पी के बराबर। यही दो थ्योरम्स देखा है हमने। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर सिस्टम में खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर वर्क कर रहे हैं, तो ये तो भाई ऐसे ही रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑल के बजाय अगर खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा के ई इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स करके लिख सकता हूँ। हो गई बात। तो ये हो जाएगा भाई, ये रेड्यूस हो जाएगा इसमें, अगर खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यानी कि भाई चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक, तो ये तो टोटल ही है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, यानी कि आपका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बात बहुत सिंपल है, अगर खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क, देन क्या हो जाएगा, देन डेल्टा के ही क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे ऑल फोर्सेस क्या है भाई, ओनली कंजर्वेटिव है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क, तो भाई डेल्टा के ई किससे बराबर, डेल्टा के ई इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब चेंज इन पोटेंशियल तो माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है ही है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू, राइट, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू क्या है, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल इज नथिंग बट चेंज इन टोटल, तो चेंज इन टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा। भाई टोटल एनर्जी में चेंज जीरो का क्या मतलब है कि आपका टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, राइट, दैट इज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट ना। यहाँ पे टोटल एनर्जी मतलब क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर भाई टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब यही हुआ ना कि इनिशियल टोटल एनर्जी एंड फाइनल टोटल एनर्जी बराबर है, तो भाई बात यही हुई कि योर एनर्जी इज कंजर्व्ड, राइट। तो एसेंशियली
व्हेन इज मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी जो कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड कब? and only conservative forces अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग करके लिखेंगे या आर डूइंग वर्क करके लिखेंगे? अच्छा, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन है या कोई और फ्रिक्शन है, लेकिन वो वर्क ही नहीं कर रहा है, राइट? तो उस केस में भी क्या एनर्जी कंजर्व रहेगा? डेफिनेटली कंजर्व रहेगा। भाई कोई और फोर्स लग सकता है लेकिन वो वर्क नहीं करना चाहिए। कौन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं? खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर वर्क करते हैं तो आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क करके लिखता हूँ, ठीक? तो व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क, योर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, राइट? मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी लेस पोटेंशियल एनर्जी। वो हीट एनर्जी वो सब कंसिडर नहीं करेंगे ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एनर्जी की तरह कंसिडर करेंगे। नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ना है। डन, ऑल राइट। तो भाई क्वेश्चंस में जाने से पहले हम क्या लिख रहे हैं? हम ये लिख रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो माइनस एफ डॉट डी आर मान लेते हैं। तो भाई फिर आपका एफ किससे बराबर? यहाँ से बताइए एफ किससे बराबर? अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर है, तो एफ क्या हो जाएगा? माइनस डी यू बाई डी आर हो जाएगा। एंड डिफ्रेंशिएशन तो हमें करना आता ही है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे। नीचे लिखा है एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ये कौन सा एफ? ये फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा? फोर्स अलोंग आर बार डायरेक्शन, है ना? तो एफ किससे बराबर? देखिए डी यू को डी आर को उस तरफ कर लिया तो माइनस भी है, तो माइनस डी यू बाई डी आर, राइट? तो ये कौन सा फोर्स आएगा? कौन सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किससे बराबर? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर। तो कौन सा फोर्स आएगा? ये कंजर्वेटिव फोर्स आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। नोट करिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है, अभी आगे एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो आपका फोर्स कैसे निकलेगा? माइनस डी यू बाई डी आर करेंगे तो निकल जाएगा फोर्स, राइट? नोट करिए फटाफट। सारे कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं, क्वेश्चन सारे एक साथ करेंगे। ओके, अब भाई जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या लिखा? एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर लिखा। एक सिंपल ग्रेविटेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। एक मास कैपिटल एम है, एक मास स्मॉल एम है। इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना रहता है? आपको पता है फॉर्मूला, राइट? लेकिन आगे चल के हम ग्रेविटी में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, माइनस जी एम एम बाई आर होता है, ठीक है? इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर होता है, ठीक? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, ठीक? तो चलिए भाई, इस पर्टिकुलर ये आर पे इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर है। तो आप बताओ फोर्स कैसे निकालेंगे? अभी हम कह रहे थे फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स माइनस डी यू बाई डी आर। तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो माइनस डी यू बाई डी आर कितना होगा? माइनस डी यू बाई डी आर। डी यू बाई डी आर में देखिए माइनस जी कैपिटल एम और स्मॉल एम कॉन्स्टेंट है। 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है, 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई आर स्क्वायर होता है। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं तो माइनस 1 बाई आर होता है। तो देखिए भाई क्या आ रहा है? फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का वैल्यू आ रहा है माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? और ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? देखो नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि फोर्स इस पे किस तरफ लग रहा है? आर बार के डायरेक्शन में या माइनस आर बार के डायरेक्शन में? माइनस आर बार के डायरेक्शन में। ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना होता है? ये जी एम एम बाई आर स्क्वायर होता है, राइट? तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो किससे बराबर?
Gmm/r² के बराबर, ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ये क्यों है सर, ये सब बाद की बात है, ये सब ग्रेविटी वाले चैप्टर में देखेंगे। तो भाई अगर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है तो हम फोर्स एक्टिंग निकाल सकते हैं बहुत आराम से। F इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू F माइनस du/dr कर लेंगे, आ जाएगा। और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो भाई यहाँ से F अगर आपको निकालना है तो F कैसे निकलेगा, माइनस du/dr से निकलेगा। माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये r कैप करके लिखेंगे ना, डायरेक्शन r कैप, तो भाई नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस पर, इसीलिए वो माइनस आया है। ठीक, नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन क्लियर ना। तो माइनस du/dr करना है, माइनस बाहर, u का एक माइनस है, माइनस Gmm कांस्टेंट है, 1/r का डिफरेंशिएशन माइनस 1/r² है, तो फोर्स आ रहा है Gmm/r², आगे एक माइनस है, तो आगे का माइनस साइन बस इतना दिखा रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है U इक्वल टू सम कांस्टेंट a/x⁻12 माइनस b/x⁻6, आपको बताना है कि भाई ये फोर्स कितना है, F बताइए कितना है, F का वैल्यू कितना हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस du/dx करेंगे यहाँ पे, दैट्स इट, सिंपल। माइनस du/dx कितना है, माइनस आगे कर लेते हैं, इस टर्म का और इस टर्म का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। a तो कांस्टेंट है, ये x⁻12 है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन देखिए, a इंटू x⁻, ऊपर जाएगा तो -12 माइनस b इंटू x⁻−6, x⁻n रूल, x⁻−12 का डिफरेंशिएशन -12 इंटू x⁻−12 -1, राइट भाई। अगर y इक्वल टू x⁻n है तो dy/dx किससे बराबर, n टाइम्स x⁻n-1, वही कर ले रहे हैं भाई। ये तो कांस्टेंट है, x⁻−12 का डिफरेंशिएशन -12 x⁻−12 -1 -13 हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखिए -b कांस्टेंट है, -b तो x⁻−6 है, इसका डिफरेंशिएशन -6 x⁻−7, ये हो जाएगा भाई आपका फोर्स। तो भाई अगर ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है तो फोर्स कितना लग रहा है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 12a/x⁻13 माइनस ऑफ माइनस, फिर से माइनस हो जाएगा, -6, b कांस्टेंट है, x⁻−7 है, नीचे x⁻7 हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में है, x के डायरेक्शन में है, यानी कि ये i कैप के डायरेक्शन में होगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक i कैप आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये x डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन है तो फोर्स डेफिनेटली किस डायरेक्शन में लग रहा है, x डायरेक्शन में ही लग रहा है, ऑब्वियसली, करेक्ट। नोट करिए फटाफट। ओके, अब भाई अगर पोटेंशियल एनर्जी x एंड y का फंक्शन है तो क्या करेंगे, जैसे पोटेंशियल एनर्जी इस टाइप का कोई फंक्शन है -x² करके, तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब ये दिखा रहा है कि जब आप x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तब भी चेंज हो रहा है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे तब भी चेंज हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं x डायरेक्शन में भी फोर्स है और y डायरेक्शन में भी फोर्स है, करेक्ट। तो भाई आप ये फोर्स का कंपोनेंट, x वाला कंपोनेंट अलग से निकालना पड़ेगा, y वाला कंपोनेंट अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सिंपल, क्या करते हैं भाई, बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं ओनली x डायरेक्शन में, यानी कि y आप कांस्टेंट मान लेते हैं पहले। तो जब मैं बॉडी को ओनली x डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूंगा तो कौन सा फोर्स आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से कौन सा फोर्स निकल के आएगा, x डायरेक्शन वाला फोर्स निकल के आएगा। फिर
एक्स को कांस्टेंट करके खाली वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से कौन सा फोर्स आ जाएगा, वाई डायरेक्शन वाला फोर्स आ जाएगा, राइट। तो इसको ग्रेडियंट फंक्शन कहते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है भाई, माइनस डी यू बाई डी आर होता है अगर आर का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक्स एंड वाई का फंक्शन है। तो देखिए क्या करते हैं, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एक्स नहीं, डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स का क्या मतलब है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का ये मतलब है आप खाली x को ही वेरिएबल की तरह कंसिडर कीजिए, y को कांस्टेंट मानिए। अगर z है तो y और z दोनों को कांस्टेंट मानिए। सिमिलरली y डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कैसे निकलेगा, यही पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ले लीजिए, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई कर लेंगे, राइट। डेल का ये मतलब है, राइट, वी आर इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स करेंगे तो एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स, डिफरेंशिएशन ओनली विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई डायरेक्शन वाला फोर्स। वैसे जेड में है नहीं, अगर एक्स वाई एंड जेड, अगर जेड का भी फंक्शन है तो जेड डायरेक्शन वाला फोर्स कैसे निकलेगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड से निकलेगा। y और x और y दोनों को कांस्टेंट मान के विथ रिस्पेक्ट टू z वेरिएबल आप डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कि भाई आप क्या कर रहे हैं, एसेंशियली पहले केस में आप ये लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये लिख रहे हैं कि आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एफ एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। अच्छा ये कब होगा, जब आप ओनली y और z कांस्टेंट रख के ओनली x में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो भाई कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, खाली x डायरेक्शन वाला फोर्स कर रहा है। तो डी यू किससे बराबर हो जाएगा, माइनस एफ इंटू डी एक्स, यानी कि आपका फोर्स इन x डायरेक्शन किससे बराबर, डी यू अपॉन डी एक्स बाई टेकिंग y एंड z एज कॉन्स्टेंट्स, राइट। तो उसको आप डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये पूरा चीज का समेशन, अगर फोर्स एक्स वाई जेड का फंक्शन है, अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसका मतलब है आपका फोर्स एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ बार इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, राइट। नोट कर लीजिए दोनों एक ही है, वहाँ पे एक्स अलग से, वाई अलग से, जेड अलग से लिखा है, यहाँ तीनों को कंबाइन करके लिखा है। तो ये हो जाएगा भाई आपका फोर्स। नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, एक एग्जांपल, ठीक है। अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है तो भाई आप निकालिए फोर्स ऑन द पार्टिकल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक। तो देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ u इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक। तो आपको निकालना है क्या, फोर्स निकालना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो पहले फोर्स का फंक्शन निकाल लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में फोर्स कैसे निकलेगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखिए आप समझ में आ जाएगा, अगर वहाँ पे क्लियर नहीं है एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। तो माइनस माइनस है पहले बाहर, डेल यू, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो पहले तो माइनस साइन है, माइनस लगा लेते हैं। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है बाय टेकिंग वाई एंड जेड एज कांस्टेंट। जेड तो है ही नहीं तो जेड की कोई बात नहीं है, तो आपको वाई टर्म को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, यानी कि वाई क्यूब आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो भाई वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x है। तो ये हो गया भाई आपका फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो गया क्या, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 2x वाई क्यूब हो जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार, क्लियर। फिर से बता रहा हूँ, देखिए अगर आपका ये पोटेंशियल एनर्जी है तो x डायरेक्शन में अगर आपको फोर्स निकालना है तो भाई x डायरेक्शन का फोर्स कैसे निकलेगा,
माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डो यू अपॉन डो एक्स भी कहते हैं कई लोग, एनीवे तो इसका मतलब ये है आप डिफरेंशिएट कीजिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय टेकिंग वाई एज कांस्टेंट, है ना, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, y तो कांस्टेंट है तो y क्यूब ऐसे ही रहेगा, राइट, तो क्या हो गया फिर ये 2x y क्यूब हो गया फोर्स इन x डायरेक्शन। अच्छा फोर्स इन y डायरेक्शन कैसे निकलेगा, फोर्स इन y डायरेक्शन माइनस डेल यू अपॉन डेल y कर लेंगे, तो देखिए भाई क्या है माइनस डेल यू अपॉन डेल y, माइनस है x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, x वाले वेरिएबल तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y क्यूब का डिफरेंशिएशन, y क्यूब का डिफरेंशिएशन जरा बताइए, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर्स इन y डायरेक्शन इज व्हाट 3x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया भाई x वाला कॉम्पोनेंट देखिए 2x y क्यूब i कैप प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर j कैप, ये हो गया आपका फोर्स, कैसे निकला माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस मतलब होल माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, राइट, नोट कर लीजिए फटाफट। अब आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स निकालना है तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 4 लगा दीजिए, आ जाएगा सिंपल, राइट, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 3, 4, x एंड y का वैल्यू 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली लगा दीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इफ पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आपका अगर माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 5,10, तो भाई फोर्स निकालना है, फोर्स बाय मास, वैसे मास 1 kg है तो फोर्स बाय मास कर लेंगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो पहले फोर्स निकालते हैं, तो एफ बार क्या होगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, जेड वाला फंक्शन है नहीं तो वो नहीं ले रहे हम लोग, सिंपल, एफ बार क्या हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखिए क्या है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भाई माइनस तो रहेगा ही, माइनस सिंबल है, माइनस y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आई कैप, ठीक है, तो ये x डायरेक्शन का फोर्स है, चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले x वाला निकाल लिया तो कितना हो गया फिर ये हो गया y स्क्वायर ना, तो y स्क्वायर है खाली, ठीक है, ये x आई कैप हटा दे रहा हूँ, ये x डायरेक्शन का फोर्स है y स्क्वायर। अच्छा y डायरेक्शन का जरा फोर्स बताइए, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा माइनस एक्स कांस्टेंट है ना, y का नहीं y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, तो हो गया फिर क्या हो गया माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 2xy, तो भाई क्या हो गया फिर एफ बार क्या हो गया y स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy प्लस 2xy जे कैप, ये हो गया भाई आपका फोर्स, राइट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आपका फोर्स हो जाएगा। आपको कहाँ निकालना है 5,10 पे, तो लगा लो भाई 5 और 10, y स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर आई कैप प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 5, y का वैल्यू कितना 10 जे कैप, हो गया सिंपल, तो एफ बार क्या हो गया 10 स्क्वायर दैट इज 100 आई कैप प्लस 2 इंटू 5 10 इंटू 10 ये भी 100 जे कैप, ठीक है, तो ये आपका फोर्स है, एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में फोर्स बाय मास, तो भाई मास तो 1 kg है तो फोर्स अपॉन 1 करेंगे तो यही आएगा 100 आई प्लस 100 जे, ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए तो हो जाएगा रूट 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ये तो 100 रूट 2 है, 100 रूट 2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अगर सब कुछ SI में है तो दैट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नोट कर लीजिए फटाफट।
तो ये हो गया भाई कहानी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, पोटेंशियल अगर एनर्जी का फंक्शन अगर दिया है, फोर्स निकालने का ये तरीका हो गया, सिंपल, राइट। नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑलराइट, एक होमवर्क है, देखिए अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो सिंपल सी बात क्या करना होगा आपको, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फोर्स निकालने के लिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, आई कैप हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, जे कैप हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, के कैप हो जाएगा। दैट्स इट, है ना। तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, ये हो जाएगा आपका फोर्स। ये एक्स में भी रहेगा, वाई में भी रहेगा, जेड में भी रहेगा इस केस में, क्योंकि का एक्स वाई जेड तीनों है इस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में, राइट। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे चल के नेक्स्ट फॉर्म के क्वेश्चंस है। दिया है एफ बार, फाइंड द वर्क डन बाय एफ बार एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इन मूविंग in moving a particle from 0,0 to 10,10. Can this force be conservative? वैसे कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये आप कैसे पहचानेंगे? अगर वर्क निकालने के लिए पाथ की ज़रूरत नहीं है तो वर्क कंजर्वेटिव होगा, वरना फिर आप पाथ यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा, करेक्ट। तो देखिए भाई, इस पर्टिकुलर केस में आपका फोर्स क्या लग रहा है, एफ बार लग रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। और पार्टिकल कहाँ से कहाँ, ऑरिजिन से जा रहा है 10,10। पाथ दिया है क्या क्वेश्चन में? पाथ नहीं दिया है। तो भाई बिना पाथ यूज करके हमने अगर वर्क निकाल लिया तो भाई क्या हो सकता है, फिर ये डेफिनेटली कंजर्वेटिव हो सकता है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बात तो वही हुई। अच्छा, अगर एक्स वाई वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट, क्लियरली वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के केस में हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, याद है सबको? क्योंकि एक्स वाई प्लेन में खाली जा रहा है तो डी एक्स आई कैप, ये पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लस डी वाई जे कैप। ऐसे हम लोग फोर्स अगर एक्स वाई प्लेन में है वर्क निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को आप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप लेंगे। ऑल राइट, वर्क डन डी डब्ल्यू किससे बराबर, एफ बार डॉट डी एस बार, क्या हो गया ये, एक्स आई प्लस वाई जे डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, है ना। तो देखिए भाई, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई एंड आई मल्टीप्लाई करते हैं, जे एंड जे वाले कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो भाई डी डब्ल्यू आपका क्या हो गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये हो गया। टोटल वर्क निकालना है तो इंटीग्रेट कर लेंगे, बस हो जाएगा। तो भाई क्या हो गया फिर, वर्क डन टोटल वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। बताइए जरा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन में दे रखा है, 0,0 से 10,10, 0,0 टू 10,10। अच्छा देखिए, कहीं पे भी हमने पाथ के बारे में बात किया है क्या, या बिना पाथ के ही वर्क डन निकल जा रहा है? बिना पाथ के वर्क डन निकल जा रहा है, वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 10,10 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 10 स्क्वायर बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर बाई 2, 0,0 लगाएंगे तो 0 लगाएंगे तो 0 आएगा ही आएगा, -0। तो भाई क्या हो गया फिर, 100/2 50 प्लस 50 100 जूल का वर्क हो गया। अगर सब कुछ SI में है तो वर्क डन इज 100 जूल, एंड दिस पर्टिकुलर वर्क इज पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ। कैन इट बी कंजर्वेटिव? यस, है ना। कैन दिस फोर्स बी कंजर्वेटिव? यस, दिस फोर्स कैन बी कंजर्वेटिव इन नेचर। नोट कर लीजिए। तो एक्स आई प्लस वाई जे कैप अगर फोर्स है तो भाई ये फोर्स एक्स एंड वाई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कंसिडर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट आप डी एक्स आई कैप प्लस
डी वाई जे कैप ऐसे कंसिडर करेंगे, राइट। ये ऑलरेडी हमें पता है, देखा है हम लोगों ने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में। ये हो गया भाई एक सिंपल सा वर्क डन का एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए अब। देखिए जो फोर्स है हल्का सा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, ये है आपका फोर्स एक्स आई कैप प्लस 2xy जे कैप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक। एक फोर्स है भाई एफ बार एक्स आई कैप प्लस 2xy जे कैप displaces a particle from 0,0 to 4,4 along two different paths। एक पाथ ये जा रहा है सीधा 0,0 से 4,4, ये पाथ क्या हो जाएगा, ये तो y इक्वल टू एक्स ना, y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स वाला पाथ है। दूसरे केस में हम O टू Q जा रहे हैं, यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, फिर Q टू P जा रहा है, y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, राइट। फाइंड वर्क इन ईच केस, इस वाले केस में वर्क निकालना है और इस वाले केस में दो अलग अलग पाथ्स में डिवाइड करके इस वाले केस में भी आपको टोटल वर्क निकालना है इफ द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम 0,0 टू 4,4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एंड याद रखिए अगर ये दोनों पाथ्स में आपका इनिशियल पोजीशन क्या है 0,0 4,4, 0,0 से 4,4 तक आप जा रहे हैं, अगर ये दोनों अलग अलग पाथ्स आप जा रहे हैं, यहाँ पे सीधा जा रहे हैं एंड यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे हैं, फिर अलोंग वाई डायरेक्शन आप जाके वहां पे पहुंच रहे हैं, अगर इन दोनों में वर्क अलग अलग आ गया, राइट, वर्क डन अगर इस फोर्स के कारण अगर वर्क अलग अलग आ गया तो क्या ये कंजर्वेटिव हो सकता है? डेफिनेटली नहीं, इट विल बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वही निकालते हैं, एक एग्जाम्पल है, बाद में एक और वे है, मैथमेटिकल मॉडल है जिससे कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है आप बता सकते हैं, ठीक है। वो आगे करते हैं, अभी के लिए ये एक पर्टिकुलर पाथ में आप जा रहे हैं 0,0 से 4,4, ये एक पर्टिकुलर पाथ में जा रहे हैं, पहले अलोंग एक्स जा रहे हैं, फिर आप अलोंग वाई जाके यहाँ पे पहुँच रहे हैं पॉइंट पी पे। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस सेम है लेकिन यू आर टेकिंग डिफरेंट पाथ्स एंड भाई इन दोनों पाथ्स में वर्क निकालते हैं, करेक्ट। तो भाई देखते हैं क्या होगा। पहला बिट ये है, तो ये जरा पाथ बताइए क्या है, ये वाला पाथ क्या हो जाएगा। ये पाथ स्ट्रेट लाइन है, कौन सा स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्रीज वाला, तो ये y इक्वल टू एक्स वाला पाथ है ना। तो y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग आप जा रहे हैं, तो देखिएगा जरा आपका फोर्स क्या है, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस फोर्स इज एक्स आई कैप प्लस 2xy जे कैप। तो भाई एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो आप ds डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, dx आई कैप प्लस dy जे कैप आप कंसिडर करते हैं। तो देखिए भाई dw क्या हो जाएगा, वर्क डन f डॉट f बार डॉट ds बार। तो भाई आपका dw क्या हो गया, xi प्लस 2xy जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट है dx आई कैप प्लस dy जे कैप। तो देखिए भाई आपका dw क्या आ रहा है, x एंड x मल्टीप्लाई कीजिए, x एंड मतलब i एंड i कोफिशिएंट, x dx हो गया, ओके ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx, तो x²/2 है, प्लस यहाँ पे जरा देखिए 2xy dy, 2xy dy, हाँ 2xy इंटू dy, ठीक। अब ये इंटीग्रेट करना है टोटल वर्क के लिए, है ना। तो वर्क देखो भाई क्या आ जा रहा है फिर, x dx, तो भाई यह तो दो टर्म्स में डिवाइड भी कर देता हूँ, एक x dx है एंड भाई ये देखो भाई ये 2xy dy है। तो आप बताओ क्या सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा या मुझे ये पाथ का यूटिलाइजेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो पहला टर्म तो क्या हो जाएगा, x dx है वो तो x²/2 हो जाएगा, अभी लिमिट लगाना है, लगाते हैं लिमिट, प्लस जरा ये टर्म देखो, क्या 2xy dy का इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं। तो भाई पहले मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x y इक्वल टू एक्स है तो x के बजाय मैं y सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2, x के बजाय y लगा देता हूँ, y इंटू वाई, y² हो जाएगा, 2y² dy हो जाएगा,
अब हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन आराम से। तो वर्क किससे बराबर, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 कांस्टेंट है वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3। अब लगा लीजिए आपका लिमिट 0,0 से 4,4 वैल्यू लगा दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। अपर लिमिट लगाना है, लोअर लिमिट तो 0 है, क्या हो जाएगा अपर लिमिट 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई भी 4 है तो 2 इंटू 4 क्यूब अपॉन 3। ओके 16 बाई 2 8 है, 8 प्लस 4 क्यूब 64, 64 इंटू 2 128, 128 बाई 3। ओके 3 एलसीएम लेंगे, 8 3 24, 24 प्लस 28 कितना 52, 152 बाई 3 इतना वर्क है इस पर्टिकुलर केस में। एंड क्या मैंने पाथ को यूटिलाइज किया है, डेफिनेटली पाथ को यूटिलाइज किया है। ये हो गया भाई एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, नोट करिए फटाफट। ओके राइट, अब सेकेंड बिट देखिए, थोड़ा सेकेंड बिट पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, करेक्ट। तो अब देखिए 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। तो एक पार्ट O से Q तक है, चलिए मैं ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक पार्ट है O से Q तक, दूसरा पार्ट है Q से P तक, है ना, O से Q तक, Q से P तक, करेक्ट। अच्छा O से Q वाला ये वाला पाथ का इक्वेशन बताइए जरा। O Q वाला पाथ, ये क्या है इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन मतलब एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, y इक्वल टू 0 होता है ना। इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो इसका y, इस पाथ के लिए y इक्वल टू 0 है। देखिए हर पॉइंट पे y 0 है ना, तो इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। अच्छा y 0 है तो dy क्या है, dy भी 0 ही हो भाई, y ही 0 है तो dy तो 0 होगा ही होगा, y इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट तो dy 0 हो जाएगा। अच्छा क्या dx भी 0 है इस पाथ के लिए, डेफिनेटली नहीं। dx तो भाई आपका x क्या हो रहा है, देखो x का वैल्यू 0 से 4 तक चेंज हो रहा है, तो वो भी चलिए नोट कर देता हूँ। x क्या हो रहा है भाई, x 0 से 4 तक जा रहा है इस पर्टिकुलर पाथ के लिए। चलिए फटाफट वर्क डन निकालते हैं। dw किससे बराबर, f डॉट ds, f क्या है, x i कैप प्लस 2xy j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx i कैप प्लस dy j कैप, है ना। तो चलिए भाई फटाफट इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये सब सेम है ना, जो यहाँ पे आया है वही आ जाएगा, यहाँ पे भी x dx प्लस 2xy dy। अच्छा इसमें से भाई कौन सा टर्म 0 है, आपका y देखिए 0 है, dy भी 0 है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, y 0 है हमेशा, dy भी 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या है भाई वर्क डन x dx के बराबर, जो कि x स्क्वायर बाई 2। तो इस पाथ के लिए O से Q पाथ, राइट, OQ तक की बात कर रहे हैं अभी खाली, OQ के लिए फिर आपका वर्क क्या हो जाएगा, 0 से 4 तक आपका x का लिमिट है, 0 से 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2 8 हो जाएगा, है ना। तो ये OQ पाथ के लिए वर्क कितना हो गया, 8 जूल हो गया। अब आपको जाना है Q से P तक। Q से P देखिए, Q से P वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन देखो क्या हो जाता है, x का वैल्यू 4 है, x इक्वल टू 4 है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। Q से P का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 ही है, ठीक। y क्या हो रहा है, तो x का वैल्यू अगर 4 है तो dx क्या है भाई, dx 0 है। और y की बात जब है, y क्या हो रहा है, y का वैल्यू देखिए 4 से, सॉरी y का वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा भाई 4,0 ना, ये तो x एक्सिस है 4,0, y का वैल्यू जा रहा है 0 से 4 तक, राइट। तो y का वैल्यू जा रहा है 0 से 4 तक,
तो y वेरी कर रहा है। तो चलिए भाई वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन dw, फिर से यही फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 2xy dy, 2xy dy। तो ये इंटीग्रेट हमें करना है, करेक्ट। अच्छा देखिए x तो क्या है भाई 4 है, dx 0 है, dx 0 है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो भाई देखो इस पाथ के लिए वर्क डन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2xy dy। 2x कांस्टेंट है या वेरिएबल है, QP पाथ के लिए x वेरिएबल है या कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, x 4 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू वाई डी वाई। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, 2 इंटू 4 8, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दीजिए भाई, y क्या हो रहा है 0 से 4 तक जा रहा है, 0 से 4, तो देखो भाई क्या आ रहा है 8 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 2, कटा 4 आया, 4 क्यूब 64 हो गया इस पर्टिकुलर पाथ के लिए Q2P, करेक्ट। तो इस पाथ के लिए यहां से O से Q वाला पाथ के लिए वर्क कितना आया, 8 जूल आया। फिर इस पर्टिकुलर पाथ के लिए Q2P वर्क डन कितना आया, 64 जूल आया है। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नेट वर्क डन 8 प्लस 64 72 जूल हुआ है, ठीक है। तो बात इतनी सी है सिंपल। अगर आप O से Q तक जा रहे हैं फिर Q से P तक जा रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हो रहा है, 8 प्लस 64 72 जूल आ रहा है। जब आप ये सिंपल पाथ ले रहे हैं, जीरो ऑरिजिन से सीधा P तक जा रहे हैं, यहाँ पे आपका वर्क आ जा रहा है 152/3। देखिए दोनों पाथ्स के लिए वर्क अलग अलग आया है, तो आप बताओ भाई फोर्स कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा। डेफिनेटली डिफरेंट पाथ्स के लिए डिफरेंट वर्क डन, तो वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर फोर्स क्या है भाई, दिस पर्टिकुलर फोर्स इज डेफिनेटली नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों, फिर से बिकॉज अलग अलग पाथ के लिए वर्क अलग अलग आया है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो डेफिनेटली अपना पाथ नॉन कंजर्वेटिव है, राइट। अपना फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, राइट। ऑलराइट, तो चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं यहीं से फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, सी यू।